हेलो। 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 हाँ, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। तो ठीक है, अभी वीडियो आ जाएगा और ये लाइव हो चुका है। और इस जी जी। समय हम बताना चाहेंगे कि आपकी खबर के दर्शकों को कि इस समय जो हम लाइव पर हैं, हमारे साथ में है एक्सपर्ट शिव कुमार द्विवेदी। और जैसा कि पहले बताया गया था कि अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है, किसान आंदोलन जो पूरे देश में हो रहे हैं, फार्म बिल पर लेकर जो इतना दिनों से आंदोलन चल रहा है, किसानों का कहना ये है कि उनके साथ में न्याय नहीं हो रहा है। सरकार कह रही कि जो कुछ अभी तक पिछले 60 साल में नहीं हुआ वह किसानों को दिया जा रहा है। तो अब ऐसे में जहां तक ये है, अभी कुछ कनेक्टिविटी इशू के कारण जो है आप शिव कुमार द्विवेदी जी को देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन इस बीच में अगर आपके कोई सवाल होते हैं तो आप सीधे चैट पर आकर उसको पूछ सकते हैं और उसके बारे में बताया जा सकता है। शिव कुमार द्विवेदी जी, आपको आवाज आ रही है क्या मेरी? जी जी, बिल्कुल आ रही है। देखिए, इसमें कुछ टेक्निकल इशू के कारण आपको लोग देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपको बखूबी सारे लोग सुन रहे हैं। तो आप कृपया ये बताने का कष्ट करें, जो किसान आंदोलन पूरे देश में चल रहा है, किसानों के बीच में किसानों को जो एक भ्रांति है या किसानों को जो कहना है, उनका कहना ये है कि उनके साथ में न्याय नहीं हो रहा है और इस बिल को जब तक कि वापस नहीं लिया जाएगा तब तक वो अपने आंदोलन पर अड़े रहेंगे। अब ये बताइए कि सरकार जो कह रही है कि किसानों के हित में है ये कानून, और जो कुछ किसानों को जो आपत्ति थी उसको भी सरकार मानने को तैयार है। तो ये बताइए कि क्या सबसे बड़ा भ्रम है या सच्चाई है? किसानों को किस बात की सबसे बड़ी चिंता है और सरकार क्यों नहीं दूर कर पा रही है उसको? देखिए, सच्चाई ये है कि किसानों का आंदोलन हम ये तो नहीं कहेंगे कि बिल्कुल बेवजह है। कुछ बातें उनकी ऐसी थी जिसको सरकार ने माना, और अभी तक जितने रिफॉर्म्स हुए हैं, यानी जो ये रिफॉर्म्स हुआ है राजू जी, ये कोई एक दिन की जी। प्रक्रिया नहीं है। इस रिफॉर्म को लेकर के आपको बताना चाहूंगा, 1992 में भानु प्रताप सिंह समिति बनी थी, उसने भी ऐसे ही रिकमेंडेशन किए थे। जिस प्रकार के तीन विधेयक लाए गए, उसमें संशोधन किया गया कृषि क्षेत्र में। ऐसे ही यूपीए सरकार में 12वीं पंचवर्षीय योजना बनी, जिसमें कार्यवाहक समूह बनाया गया, कार्यवाही समूह बनाया गया। और 2003 में जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, तब 1992 भानु प्रकाश समिति पर ही शांता कुमार समिति बनी थी, जिसने भी इन तीनों जो तीन परिवर्तन सरकार द्वारा किया गया है वर्तमान में, उन परिवर्तन की सिफारिश की गई थी। फिर मॉडल एपीएमसी एक्ट पूरे देश में लागू किया गया, जिसमें 20 राज्य लगभग 2007-3 के बाद 4 में 20 राज्यों ने 7 तक जाकर के इसको अडॉप्ट कर लिया था। इनसे देखिए पूरे देश में इसका प्रभाव नहीं है। तीसरा, उसके बाद 2007 में हुड्डा समिति बनी, जो कांग्रेस की यूपीए सरकार आ चुकी थी सरकार में। उसने भी इन तीनों ही विषयों को ठीक इसी प्रकार लागू करने की बात करी थी। फिर गोकुल पटनायक रिपोर्ट 2011 में आई, उसने भी कहा कि अंत में कि ये रिफॉर्म्स होने चाहिए। 2011 के बाद मैं बताना चाहूंगा कि 2012 में मुख्यमंत्रियों की उच्च स्तरीय समिति बनी थी, जिसको लीड कर रहे थे उस समय के कमलनाथ जी, अपने जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के। और उच्च स्तरीय समिति में अपने कैप्टन अमरिंदर सिंह भी थे। इन दोनों ने भी इन तीनों ही विधेयक पर 1% असहमति नहीं जताई थी, ये आपको बताना चाहूंगा। इसका मतलब था कि देश के सारे दल एक मत थे कि देश के लोगों, खास और किसानों में भी रिफॉर्म्स होना चाहिए। किसान अब आजादी से अपनी मंडियों में किसी भी जगह पर अपने माल को बेच सके, किसान 2 से 3 गुनी 4 गुनी मूल्यों पर बेच सके। तो और दूसरा, किसान नई चीजों को अपना करके, और सबसे बड़ी चीज ये थी कि इन सारी समितियों ने कहा कि किसानों को अपनी लागत मूल्य का अधिक मूल्य मिलना चाहिए, यानी दोगुना मूल्य मिलना चाहिए। सभी लोगों ने माना कि किसानों का जो मार्केट है वो एक तरह से बंधुआ थे। आप समझिए कि हर कोई अपने, मेरी दुकान अगर मान लीजिए किसी स्थान पे नहीं चल रही तो मैं दूसरी जगह पे अपनी दुकान खोल लूंगा। लेकिन किसान तो विवश था ना कि वो मंडियों में ही जाएगा। उसके बाद में पुरानी व्यवस्था जो थी राजीव जी, वह पूरी तरह से यही किसान कहा करते थे कि ये भ्रष्ट व्यवस्था है। इस व्यवस्था के माध्यम से किसानों का शोषण होता है, जिसमें मंडियों पर जाने पर धान और गेहूं जब न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचा जाता है, तो वहां पर यह बताया जाता है गीला है इसका 10% कटेगा, ये कूड़ा करकट ज्यादा है इसका 5% कटेगा। और उसके बाद कई दिनों तक लाइन में लगने के बाद जब किसान बेचने में असफल होता है, तो वहां बैठे अड़तियों को औने पौने दाम पे दे देता है, वहां बैठे दलालों को दे देता है। और पहले भी वो इन मंडी के इन अधिनियमों से प्रसन्न नहीं था। अब बात ये आती है कि जो किसान आपका आज की डेट में आंदोलन कर रहा है, उनके मुद्दे क्या है, उनके विषय क्या है, उन्हें आपत्ति क्या है। तो हम में से सभी जानते हैं कि इनमें से तीन उनकी मूल विषय थे।
पहला विषय था मंडियां खत्म होंगी, उनकी शंका थी, होगा नहीं, उस विधेयक में भी मंडी खत्म करने का विषय नहीं है, मंडियां खत्म होंगी, उसको भी सरकार ने साफ साफ कहा कि मंडियां समाप्त नहीं होंगी। और इसी का एक परिणाम आपने देखा होगा कि मंडियां समाप्त ना होने की स्थिति में देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा मंडियां समाप्त नहीं होंगी। देश के कृषि मंत्री बार बार आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं। ये पहली बार इस देश में ऐसा हुआ है कि 4 मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री किसानों से वार्ता करते हैं और किसानों को पूरी विधेयक को ब्रीफ करते हैं, उनकी हर बातों को एग्री करते हैं। यानी एमएसपी, लिखित में एमएसपी पूरे भारत में सिर्फ गन्ने पे दी जाती है और कहीं भी लिखित में एमएसपी नहीं है। 23 फसलें ऐसी हैं जो एमएसपी पे ली जाती हैं। और इन सारी स्थितियों के बाद भी आप देखेंगे राजू जी कि किसान अब तक अपनी समस्या नहीं बता पा रहा है। उन 4 मिनिस्टर के पास जाता है, वो कहता है हमारी पहली समस्या है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी उसमें अगर हमारा विवाद होता है तो वो न्यायालय नहीं जा पाएगा। सरकार ने कहा साहब ये भी हम जोड़ देंगे, न्यायालय भी आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात उन्होंने कहा साहब एमएसपी, उन्होंने कहा एमएसपी भी देंगे, लिखित कहेंगे हम लिखित में भी दे देंगे। तीसरी उनका मुद्दा था मंडियां, सरकार कह रही मंडियां खत्म नहीं हो रही है। चौथा उनका मुद्दा है कि देश के अंदर, मतलब ये 3 उनके प्रमुख मुद्दे थे, समझिए आप। और तीनों मुद्दों पे सरकार उनसे 6 दौर की वार्ता कर चुकी है और वो वहां पर यस और नो के बैनर दिखा रहे हैं, पीठ पीछे करके बैठ जा रहे हैं। मंत्री कह रहे हैं बात करिए, बात नहीं कर रहा है। तो इससे लगता है कि ये किसानों का एक चीज ध्यान आ गया अभी मेरे पास में, जब ये मैंने ब्रॉडकास्ट पे डाला था कि अगर किसानों से संबंधित किसी को भी कोई भी इस बिल के बारे में अगर कोई भी उनको उनके सवाल हैं तो वो पूछ सकते हैं। तो मेरे पास में एक फोन आया था और एक सवाल ये पूछा गया था कि ये बताइए कि जब अमित शाह से किसान मिलने गए थे तो किसानों का पूछना ये था, अमित शाह से, गृह मंत्री से, उनसे ये पूछना था कि ये बताइए इस बिल को पारित करने से पहले क्या आपने किसी भी किसान संगठन से बात की थी? तो ये जो मुझे बताया गया वो मैं कह रहा हूं आपसे। तो गृह मंत्री ने यह कहा कि नहीं, किसी भी किसान संगठन से बात नहीं की गई थी, ये गलती हो गई है और अब हम आपसे बात कर रहे हैं और आपकी जितनी भी समस्याएं हैं वो उसको दूर कर दिया जाएगा, ये कहना था। फिर किसानों का कहना ये था कि नहीं, आप पहले इसको खत्म करें, इसको सस्पेंड करें, उसके बाद में बिना रोल बैक किए हुए, सस्पेंड नहीं, बिना रोल बैक किए हुए किसान मानने को तैयार नहीं, फिर आप हमसे वार्ता करें और उसके बाद ही फिर कोई नया बिल आएगा। नंबर 2 चीज, उनका सवाल यह भी था कि ये बताइए कि जब लोगों की सैलरी, जो सांसद, विधायक, मंत्री जितने भी हैं, उनकी सैलरी डिसाइड करने के लिए वो लोग खुद तय कर लेते हैं, तब किसानों से संबंधित मामला तय करने के लिए किसानों से राय क्यों नहीं पूछी गई? ये 2 सवाल थे। अब इस पे जरा आप अपना क्लैरिफिकेशन दें। बिल्कुल बिल्कुल सही बात पूछी उन्होंने कि किसानों से क्यों नहीं पूछा गया। आपको मैंने अभी, शायद हमने शुरुआत में ये बात अभी इसी कार्यक्रम में रखा है मैंने, कि 1992, 2012, 2003, 2007 इन सारे समय में जो, चाहे वो हुड्डा समिति बनी हो, चाहे शांता कुमार समिति बनी हो, चाहे 1992 में भानु प्रताप सिंह समिति बनी हो, चाहे वो आपके स्वामीनाथन कमीशन रही हो, सभी ने लगभग किसानों से सर्वे किया 2001-2002 में और व्यक्तिगत किसानों से बात किया। और उसके बाद में तय हुआ कि किसान की नीड क्या है। किसान मंडियों से मुक्त होना चाहता है, किसान अपनी फसल को, अपनी उपज को उचित दाम पे बेचना चाहता है। तो ये बात तो बहुत पहले से सर्वे ऑल ओवर इंडिया में कराए गए कई किसान संगठन, में नाम लेना चाहूंगा, आशा एक किसान संगठन है और ये महेंद्र सिंह टिकैत का एक किसान संगठन है। सच्चाई ये है कि आज की डेट में जो किसान आंदोलन हो रहा है उसमें किसान आंदोलन अपने अपने वर्चस्व के लिए संघर्ष कर रहा है। 2020 में किससे बात की गई? क्या कोई ऐसा संगठन था क्या? क्योंकि सवाल फिर यही आएगा कि अब की बात करिए, इसका क्या जवाब? हाँ, फिर बिल्कुल मैं ये कहना चाहूंगा कि किसान संगठनों से बात ना करने का उसका एक कारण ये था कि जो पहले ड्राफ्टिंग हुई, चाहे वो 92 की हो, चाहे 2007 की हो, चाहे वो 2012 की ड्राफ्टिंग रही हो, जिसमें सभी राज्य स्तरीय लोग थे, वो किसान संगठनों से बात करके ये विजन दे रहे थे। और आपको बता दूं कि लगभग 2 दर्जन से अधिक बार संसद की कृषि समिति, स्थायी समितियों में यह विषय गया है और उसके बाद में इसको पारित किया गया। और ऐसा ना होता तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र के पृष्ठ संख्या 27 पर बिंदु नंबर 1 पर उन्होंने कहा कि हम एपीएमसी खत्म करेंगे और पृष्ठ संख्या 18 पर उन्होंने कहा कि हम एसेंशियल कमोडिटी एक्ट खत्म करेंगे। और आपको फिर बता दूं राजीव जी
कि इसमें मैंने अभी क्या किसानों के 3 मुद्दे हैं। एक कहा मंडियां खत्म ना हो, ठीक है। दूसरा कहा एमएसपी मिलनी चाहिए। तीसरा उन्होंने कहा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे किसान को सुरक्षित किया जाए। मैं पूछना चाहूंगा 2003 में जब एपीएमसी मॉडल एक्ट हटा, तभी 20 राज्यों ने अपने यहाँ की मंडियों को खत्म किया, जिसमें 15 राज्यों ने अधिसूचना जारी कर दी। तो मूल मुद्दा तो उसी समय था। और वो लगभग देश में अगर हम ये कहते हैं कि 31 राज्य हैं, तो 31 राज्य में 20 राज्य 2007 में ही एपीएमसी मॉडल एक्ट को अपना चुके हैं। और उस एपीएमसी मॉडल एक्ट को अपनाने के बाद अब ये गुंजाइश सिर्फ 2 ही मुद्दे बचे, एक एसेंशियल कमोडिटी एक्ट और एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जिस पर भी उसी समय से बातचीत चल रही थी। तो सरकार ये अनंत फनन में कोई चीज लेकर के नहीं आई। ये ऑलरेडी जो भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र था, उसमें भी किसानों की आय दोगुनी करने की बात हो रही थी, उन पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात हो रही थी। और आपको मैं बताना चाहूंगा राजीव जी कि किसानों को लेकर के 6,685 करोड़ के एफपीओ किसान उत्पादक संगठन बनाया गया, जिसमें 10,000 किसान उत्पादक संगठन है जो इन्हीं ऐसी ही मांग कर रहे थे। आप समझिए 10,000 बहुत बड़ी बात हो गई। 10,000 किसान संगठन इसी तरह की मांग कर रहे थे। हम डायरेक्ट किसानों से बात कर रहे थे, ना कि किसी संगठन या दलालों से बात कर रहे हैं, समझिए आप। और आज जो किसान संगठन मैदान में है, मैं ये नहीं कहता है सबके सब बेकार हैं या ये सबके सब ऑथेंटिक नहीं है, सारे ऑथेंटिक हैं। किसान यूनियन के ही 13 ग्रुप वहां काम कर रहे हैं, जिले वाइज किसानों का संगठन है, समझिए आप। और वो किसान यूनियन महादेव, किसान यूनियन गोंडा, किसान यूनियन बलरामपुर, जो मेरा गांव है उसके आगे यूनियन का नाम हो गया। तो ऐसे करके लगभग जितने किसान संगठन वहां काम कर रहे हैं, मेजर जो किसान संगठन थे, उनसे हम वार्ता लगातार कर रहे हैं। और अभी भी दरवाजे बंद कहाँ हैं, अभी भी तो दरवाजे खुले हैं। किसान बात तो करे। 6 दौर की वार्ता में किसान एक भी ऐसी समस्या को नहीं बता पाया जो बिल में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो, और जो प्रॉब्लम क्रिएट की गई उसका इमीडिएट सोल्यूशन दिया गया, समझिए आप। उनका भाई किसान ये तो बताए इसमें कमियां क्या है। अगर पहले की व्यवस्था इतनी अच्छी थी तो इन्हीं विषयों पे आप क्यों आंदोलन करते थे भाई? आप इन्हीं विषयों पे आंदोलन करते थे कि भाई मंडियों में हमें ठगा जाता है, मंडी बंद होनी चाहिए, मंडी का भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए। और किसान संगठनों का जो जितने भी शंकाएं थी, आज पहले 48 वर्ग किलोमीटर पर एक 480 वर्ग किलोमीटर पर एक मंडी हुआ करती थी। अभी मोदी सरकार के आने के बाद स्वामीनाथन कमीशन और इन सारी जितने आयोग की मैंने बात करी है, इन सभी की रिपोर्ट को लागू करते हुए 48 वर्ग किलोमीटर पर एक मंडी बना दी गई। यानी अब हर जिले में ब्लॉक वाइज मंडियां तैयार हो रही हैं। इसके अलावा 1 लाख करोड़ कृषि संरचना पर खर्च करने की बात मोदी सरकार ने करी। कृषि संरचना मतलब क्या कि जैसे वेयर हाउसेस बनाने की बात, किसान संगठनों के लिए सारी, जब किसानों का बिग बाजार बनाने की बात हो रही है, बड़े बड़े बाजार बनाने की तैयारी हो रही है, तो ये सब कैसे होगा? तो ये सब सरकार के पास तो इतनी क्षमता है नहीं, वो पीपीपी मॉडल पे आएगा। इसीलिए सरकार ने कहा इसमें इन्वेस्टमेंट कराएंगे। पीएम किसान के थ्रू उन्होंने 90,000 करोड़ रुपए की राशि तो आवंटित सवाल कर दी। तो यही है कि जो इन्वेस्टमेंट कर पाने की स्थिति में है, जैसा कि आपने देखा होगा कि कल से जो है खबरें आ रही हैं, सोशल मीडिया पे भी आ रही हैं कि पंजाब में, हरियाणा में वहां के किसानों ने जियो के टावर को बंद करना शुरू कर दिया। मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है उनको ये है कि सरकार जो कुछ कर रही है वो उनके एंटी है, जो बड़े बिजनेस ग्रुप हैं वो उनके एंटी है। तो आखिर में उनको सपोर्ट किससे चाहिए? फिर सरकार की बात वो मानने को तैयार नहीं है, बिजनेसमैन को वो सहयोग नहीं करने को तैयार, बिजनेसमैन को लगता है कि वो उनको लूट लेंगे। तो आखिर में ये इतने दिनों तक, जैसा कि अभी मैं देख रहा था कि 1906 में 90 दिनों तक जी चला था किसानों का आंदोलन, जो अंग्रेजों के खिलाफ चला था। जी अब जी यही जी कहा जा रहा है कि जब हम 90 दिन स्टैंड कर सकते हैं तो अब क्यों नहीं स्टैंड कर सकते हैं? सवाल नहीं तब सरकार की, हम आय को दुगनी करेंगे, किसान कह रहा नहीं हम आपकी बात को नहीं मानेंगे, तो क्या उनकी आय वाकई में दुगनी नहीं होने जा रही है, या कोई बड़े घराने जो है उनको लूटने की तैयारी कर रहे हैं? किसान नहीं देखिए मान रहे हैं अभी तो सरकार जो है क्यों ऐसे कानून ला रही नहीं राजीव जी, देखिए पूरे का पूरा आंदोलन जो है वह एक तरह से मोदी के विरोध में है, इस बिल के विरोध में नहीं है। पहली चीज, क्योंकि इस बिल में ऐसी कोई भी, अगर इतना किसान संगठन अभी भी नहीं कह पा रहा है कि उसमें प्रॉब्लम क्या है, समझो आप। जैसे अभी आपने रिलायंस इंडस्ट्री का बात किया कि रिलायंस के वो जियो के नेटवर्क नहीं चलने दे रहे हैं। अब इससे बड़ी बेवकूफी क्या होगी कि रिलायंस जियो का क्या लेना देना इससे? एक भी रिलायंस और अडानी जैसे ग्रुप, अभी कुछ दिन पहले एक खबर आपने देखा होगा कि अडानी देख रहे थे कि अडानी की ही प्लानिंग थी और इसलिए देखिए वहां पर वेयर हाउसेस बन गए। अरे मैं बताना चाहूंगा कि एफसीआई 2008 से अडानी के गोदाम पे अपने माल रखता है। यानी कि भारत सरकार जो पूर्व में भी रही और वर्तमान में, इनके पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपने वेयर हाउसेस तैयार कर लें, इसलिए अडानी ने उसका उपयोग किया। अडानी ने बड़े बड़े वेयर हाउसेस बनाए, सरकार से किराया लिया और वहां पर जा रहे हैं। तो अडानी ने तो वेयर हाउसेस बनाए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो वेयर हाउसेस इन किसानों का सामान थोड़ा किसी से खरीद रही है,
वो तो एफसीआई के गोदाम बना रही है। और अभी जो आपने बात करी है कि क्या किसानों की आय दोगुनी होगी, बिल्कुल दोगुनी होगी। अभी मैं एक छोटा सा आंकड़ा आपको देना चाहूंगा कि 1991 में पंजाब कृषि अर्थव्यवस्था में, यानी कृषि के जीडीपी जो कृषि की थी उसमें नंबर 1 पर था। आज वो नंबर 10 पे है। अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य, मंडियां और जितने प्रकार के कुतर्क दिए जा रहे हैं, तर्क नहीं कुतर्क दिए जा रहे हैं, अगर उससे किसानों का इतना ही भला होता तो फिर पंजाब को आगे बढ़ना चाहिए था, कोसों आगे बढ़ जाना चाहिए था। लेकिन पंजाब गिरता ही चला जा रहा है। और 2007 में जहां जहां एपीएमसी एक्ट की मॉडल एक्ट को अपनाया गया और 20 राज्यों में से 15 राज्यों ने वहां पर अधिसूचना जारी करके अपने यहां मंडियां खत्म करी, उनमें से मैं बताना चाहूंगा कि आज की डेट में आंध्रा 7.3 जीडीपी उसका दर है, समझिए आप। तमिलनाडु 6.9, गुजरात 6.7, उसके अलावा आपका सबसे अधिक मध्य प्रदेश 7.9, तमिलनाडु, गुजरात, ये सब जो कृषि जीडीपी है उसमें इनका योग बिहार तक का सोचिए 5.7 है। 5.7 बिहार दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्यों नहीं बढ़ पाया? अगर एमएसपी इतनी महत्वपूर्ण थी, मंडी इतनी ही महत्वपूर्ण थी, तो ये विरोधाभास क्यों है कि जो देश में सब नंबर 1 राज्य कहलाता था कृषि के क्षेत्र में, वो आज नंबर 10 पे पहुंच गया है? तो सीधी बात है। और सबसे बड़ी बात कि आज पंजाब, ये जो पूरा आंदोलन है, ये पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के अलावा पूरे देश में इसका कोई प्रभाव नहीं है। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं, 2007 में एपीएमसी मॉडल एक्ट लागू हुआ था, जो शांता कुमार समिति के माध्यम से हुई थी। उससे लगभग 30 राज्य ऐसे हैं जो प्रभावित नहीं होते हैं, और ये जो राज्य हैं उनमें भी मुट्ठी भर। फिर मैं कहना चाहूंगा, अभी जो लोग तर्क दे रहे हैं ना बार बार पंजाब को लेकर, राजू जी, मैं उस पर कहना चाहूंगा कि 45% रबी की फसलें वहां के किसानों ने मंडियों में नहीं बेचा और 25% खरीफ की फसलों को नहीं बेचा गया। इसका मतलब है कि वहां भी किसान मंडी में जाना स्वीकार नहीं करता है। रही बात कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, तो सबसे पहले पंजाब, तमिलनाडु, आंध्रा में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग प्रारंभ हुआ। पंजाब में आज भी किसान, मैं ऐसे 50 किसानों के आपको दिखा दूंगा जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से जो अपना खेत औने पौने दाम पे बेचना चाहते थे, समझिए आप, वो आज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने लगे और बगल के खेतों को भी कॉन्ट्रैक्ट पे ले लिया। आज वो करोड़पति किसान होकर घूम रहे हैं। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि पंजाब का जो दृष्टिकोण दिखाया जाता है वो गलत दिखाया जाता है। दूसरा, हमें छोड़ दीजिए, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि जो ये आंदोलन चल रहा है इसमें खालिस्तान का हाथ है। ये हमने नहीं कहा, वो भी जब अमित शाह जी से मिलने गए थे, आपको ध्यान होगा। और एक बीरेन सिंह बिट्टू जो कि कांग्रेस पार्टी का एमपी है कांग्रेस में, उसने भी कहा कि भाई इसकी जांच की जाए कि ये लोग जो आ रहे हैं इसमें किसका हाथ है। अभी सफूरा जरगर आज सवेरे सवेरे पहुंच गई सिंधु बॉर्डर पे, समझिए आप। मैं पूछ रहा हूँ सफूरा जरगर का क्या मामला है भाई? वो क्यों वहां पहुंच गई? जहां भी फ्री में मिलेगा सब वो खाने के पहुंच जाएंगी सफूरा जरगर जी। तो वो टुकड़े टुकड़े गए कैसे? हजारों लोग वहां दिखाई पड़ रहे हैं। उसके बाद मोदी, इंदिरा तुझको ठोका था, मोदी तुझको ठोकेंगे। फिर यहां भी नहीं रुकते हुए पोस्टर लगाते हैं। इस देश के संवैधानिक यानी नियमबद्ध तरीके से दिल्ली दंगे के आरोपियों को छोड़ने की बात हो रही है। कर्नाटका के डेजी हल्ली और हर्डर हल्ली के जो आरोपी हैं एसडीपीआई के लोग, उनको छोड़ने की बात की जा रही है। सरदुल इमाम को छोड़ने की बात की जा रही है। ये तो किसान का आंदोलन नहीं है ना, स्वरूप ही नहीं है। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि एक सवाल और आया है कि जब कोई व्यापारी अपना प्रोडक्ट बनाता है तो उस पर एमआरपी तय करता है, ठीक है, बिल्कुल, कि इस एमआरपी पर ही कोई भी माल जो है बेचा जा सकेगा, ठीक। लेकिन जब किसानों की बात आती तो उसमें एमएसपी तय किया जाता, उसमें ये कहीं नहीं कहा जा रहा है कि इससे नीचे नहीं बेचना है। एमएसपी जो है जितना तय करती है सरकार, उससे काफी जो है कम पे लोग बाहर बेचते हैं। इस पर कहीं कोई सरकार नहीं रोक लगा पा रही। ये सरकार कर भी नहीं सकती है। आपको बताऊं कि सरकारी गल्ले का रेट तो तय हो जाता है कि गेहूं 2 रुपए 10 पैसे में दिया जाएगा, लेकिन बाहर के गल्लों का रेट थोड़ा सरकार तय करेगी। ये तो एक गलत मांग है। और इसी गलत मांग का अनुचित प्रयोग करते हुए आज जो पंजाब के किसान जो 10वें नंबर पे आ गए हैं ना पूरे देश में, उसका कारण एमएसपी है। एमएसपी सिर्फ इस देश के अंदर, आपको बता दूं कि अभी गन्ने की हालत देख लीजिए आप। जहां जहां एमएसपी हमने नियत कर दी कि इससे नीचे आप नहीं दे सकते हैं, चीनी मिल में 2-2 साल तक पेमेंट नहीं होते हैं, समझिए आप। उत्तर प्रदेश चीनी प्राइवेट चीनी मिलें नहीं करती हैं। उसका कारण क्या है कि जब सरकार यहाँ सब्सिडाइज करती है राजू जी, तो इंटरनेशनल मार्केट में चीनी के रेट जो है वो चल रहे हैं 1600। हमारे यहाँ चूंकि हमने सब्सिडाइज कर दिया और न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर दिया, उसके कारण हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन कास्ट आ रही है वो आ रही है 2200, समझिए आप। और स्थिति क्या है, जब उसको हम सब्सिडी दे रहे हैं तो बिक रही है 1400 में। तो अब मॉरिशस का किसान जो है मरा जा रहा, अमेरिका का किसान जो है वो, वहां की सरकारें अपोज कर रही हैं कि भाई डब्ल्यूएचओ के अंतर्गत ये तय हुआ है कि पूरे दुनिया की इंटरनेशनल लेवल पर रेट एक होंगे, समझिए आप। हम कहते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ किसान कमजोर है इसलिए सब्सिडाइज करेंगे। इस सब्सिडी को लेकर भी 2018 में एक बैठक हुई थी डब्ल्यूएचओ की, और उसमें
मोदी जी ने बड़े दमखम से बात रखी थी कि भाई मैं अपने यहाँ 92 में जो रेट थे गेहूं के, वो रेट देने की बात हो रही थी कि उस पे एमएसपी दिया जाएगा। इसको लेकर अगर सभी पे एमएसपी तय हो जाएंगी कि इससे नीचे नहीं बेचा जाएगा, तो मैं चैलेंज करता हूं कि पूरी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाएगी। आप ये सिर्फ सरकारी क्षेत्रों में कर सकते हैं, बाकी अन्य जगह नहीं कर सकते, उसमें सरकार का अधिकार नहीं है भाई, वो काम जो है वो अलग करेगा। और अगर ऐसा आपने किसानों के साथ, भाई किसान को इसलिए तुमने लिबर्टी दिया ना कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जाइए, अनुबंधन लीजिए, पूरी चीज लिखिए, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी एक शंका जाहिर करते हैं कि साहब किसानों का खेत कब्जा कर लेंगे लोग, समझिए किसानों की जमीन बिक जाएगी। जब वहां सीधे ये लिखा हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के रेगुलेटरी में लिखा हुआ है, मैं आपको भेज दूंगा राजू जी, उसमें सीधे लिखा हुआ है कि ना तो किसान अपनी खेतों को बेच सकता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, ना उसको लीज पे दे सकता है, ना उसको मार्गेज करा सकता है। आप समझिए इतनी चीजें, इतने टर्म्स एंड कंडीशन है। दूसरा, किसान बेवकूफ है क्या? गन पॉइंट पे उसे सारे काम कराएंगे क्या? तीसरी चीज, किसान अपनी लागत का मूल्य कैसा अच्छा पाए, इसमें मैं एक उत्तर प्रदेश के अंदर एक सहदरई फार्मर्स प्रोडक्शन कंपनी लिमिटेड फर्रुखाबाद की है, उसके संपर्क में आप जाएंगे, 16,000 टन का उसने काम किया है। समझिए आप, इतना बड़ा काम किया है, और वो अपने माल को उसने कंपनी तक फॉर्म कर ली है, उसका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई। समझिए आप, किसानों की कंपनी है वो, प्राइवेट लिमिटेड है, एफपीओ के थ्रू चल रही है। आज वहां का किसान मंथली 2 से 3 लाख रुपए कमा रहा है। और अभी जो हम लोग कह रहे हैं कि ऐसे कैसे होगा, देखिए एक आईटीसी की एक सहायक कंपनी है टेक्निको एग्रो साइंस लिमिटेड के साथ करार किया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने, जिनसे वो आलू खरीदते हैं और भी कई चीजें खरीदते हैं। उत्तर प्रदेश में आपको बताना चाहूंगा कि उनके साथ जुड़ने से उत्पादन 10 से 30% तक बढ़ गया, और उनकी पूंजी की लागत का जो प्रॉफिट हुआ वो 35% तक बढ़ गया। इसके अलावा बताना चाहूंगा 30 देशों में 300 एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में 300 स्टार्टअप चल रहे हैं, जिसमें भारत में स्टार्टअप जो भी मैंने बताया कि ये टेक्नोग्रो के थ्रू एक स्टार्टअप कंपनी काम कर रही है, जिसमें भंडारण का काम कर रही है, रसद का काम कर रही है, कृषि के विपणन का काम कर रही है। इसमें $15 करोड़ का उन्होंने कारोबार किया, 15,000 करोड़ रुपए का, और इस साल उन्होंने 25,000 करोड़ रुपए का व्यापार किया। और फिर बताना चाहूंगा कि टैक्सन करके एक कंपनी है, उसने भारत के कृषि बाजार में ये बताया है कि 2025 तक 50,000 करोड़ रुपए का कृषि व्यवसाय होगा भारत के अंदर। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अभी आपने सुना होगा कि आज मोदी सरकार और राज्य सरकार जो योगी सरकार है, दोनों ने मिलकर के लॉजिस्टिक को भी उद्योग बनाने की बात करी है। तो ये सब जब लॉजिस्टिक अच्छी हो जाएगी, हमारे पास भंडारण की क्षमता हो जाएगी, हमारे पास कोल्ड स्टोरेज नए नए लड़के जो स्टार्टअप के थ्रू खोलेंगे, तो मानी बात है किसान को औने पौने दाम नहीं बेचने पड़ेंगे। आज हमने टमाटर पैदा किया, पूरे देश में जो कृषि की फसल पैदा होती है उसमें 25% फसल खराब हो जाती है ड्यू टू विपणन, ड्यू टू उसके स्टोरेज को लेकर के हजारों करोड़ रुपए का नुकसान होता है। आज अगर हम प्राइवेट पार्टनरशिप में अगर लोग कूदेंगे मैदान में और आकर के अपना काम शुरू करेंगे, वो बड़ी जगह जगह पर हमारे यहाँ कोल्ड स्टोरेज हो जाएंगे, और जब कोल्ड स्टोरेज होंगे तो हम टमाटर भी बोएंगे, हम अंगूर की भी खेती कर लेंगे, हम स्ट्रॉबेरी की भी खेती कर लेंगे। और आज कोरोना पीरियड में ही बनारस के आसपास के लोगों ने लौकी और हरी मिर्च, ये 2 चीजें जो है भेजी गई, लंदन में भेजी गई है जी। अब ये इतना बड़ा, अगर यहाँ का किसान जो है ये कारोबार कर सकता है, किसी ने, यही स्थितियां पूरे देश में है, अगर उनको जो है कुछ सुविधाएं मिल रही हैं तो वो आय, निश्चित सी बात है, आय जो है अगर बाहर बिकेगा और उनको उचित मूल्य मिलेगा तभी तो बिकेगा। अब आंदोलन करने से रास्ता क्या निकलना है, इतनी वार्ता हो जाने के बाद भी अगर किसानों को कोई हल नहीं मिल रहा है, वो समझना नहीं चाह रहे हैं या सरकार समझा नहीं पा रही, लेकिन कुछ ना कुछ जो है गतिरोध तो बना ही है ना। नहीं, ये बिल्कुल सही बात कही आपने कि गतिरोध बना हुआ है, और गतिरोध जबरदस्ती बनाया जा रहा है। आपको मैं एक यहाँ पर और ध्यान देना चाहूंगा, मैं खाली उसी एस्पेक्ट पे बात कर रहा हूँ कि किसान कितनी बेवजह बातें कर रहा है, मतलब जो वहां का बैठा किसान है वो कितनी बेवजह बातें कर रहा है, कितना जिद्दी जिद्दी अड़ियल रवैया अपना रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोदी सरकार आने के बाद एमएसपी पे स्वामीनाथन कमीशन के आधार पर ACE2+ के आधार पर जो एमएसपी बढ़ाई गई है, उसमें गेहूं पर 41% की वृद्धि 2014 से लेकर 2019 के बीच में हुई, धान पर 43% हुई, उड़द पे 40% हुई, मसूर पे 73% हुई, मूंग पे 60% हुई, अरहर की दाल पे 40% हुई, सरसों पे 52% हुई, चने पे 65% हुई, मूंगफली पे 32% हुई। और 2004 में गेहूं सिर्फ 74% धान पर उससे बढ़े हैं, मतलब 115% की खरीद बढ़ाई है इन्होंने। ये आपको बता दूं कब से बढ़ोतरी का आंकड़ा बता रहे हैं? ये 2014 के बाद से बढ़ोतरी का आंकड़ा बता रहा हूं, अब तक का। 2014 के बाद से, 2014 के बाद से लेके अब तक जो बढ़ोतरी हुई है वो एमएसपी इस हिसाब से बढ़ी है
कि गेहूं पे 41%, धान पे 43%, उड़द पे 40%, मसूर पे 73%, मूंग की दाल पे 60%, अरहर पे 40%, सरसों पे 52%। और जो खरीद का रेशियो रहा है, आपसे बताना चाहूंगा कि 2014 से पहले और अब में अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो एमएसपी पे हमने गेहूं 74% अधिक खरीदा है कुछ पुरानी सरकारों से, समझिए आप। और धान हमने 115% अधिक खरीदा है। इसके अलावा 2009 से 14 तक में जो अरहर की दाल खरीदी गई पूरे ये भारत में, आंकड़े कहाँ, वो पूरे देश के हैं कि उत्तर प्रदेश के हैं? नहीं, ये पूरे देश के हैं साहब, ये उत्तर प्रदेश के नहीं है, ये पूरे देश के अच्छा, आंकड़े। पूरे और देश। देश का मतलब क्या, ये आप मानिए कि एमएसपी पे ज्यादा खरीदे सिर्फ राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में होता है। बाकी जगह एमएसपी पे खरीद बहुत कम चीजें बोई जाती हैं, जैसे गुजरात में जाएंगे कपास है और भी कई चीजें हैं, तो वहां पर कम इसका उत्पादन है। तो इसलिए ये मान के चलिए कि पूरे नॉर्थ इंडिया ही जो है, वही जो हरित क्रांति आई थी उसका एमएसपी पे पूरा लाभ नॉर्थ इंडिया ने लिया। उसमें मैक्सिमम लाभ जो लिया वो पंजाब और हरियाणा ने लिया, और थोड़ा बहुत पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने लिया। तो ये आंकड़े तो पूरे भारत के हैं, लेकिन इनमें इन्हीं राज्यों की सहभागिता सबसे अधिक है। अभी मैं दाल को लेकर के चलिए, आपसे आपने। कहना चाहूंगा। जी, जी बताइए। जी, मैं कहूंगा दाल जो था 2009 से 14 तक, अरहर की दाल जो पुरानी यूपीए सरकार थी उसने 1,52,000 मीट्रिक टन दाल खरीदी थी जो, और अभी जो 2014 से 19 के बीच में 76.85 लाख मीट्रिक टन दाल खरीदी गई। कहा 1,52,000 मीट्रिक टन और कहा 76,85,000 मीट्रिक टन, कितना ज्यादा खरीद हुई सोचिए आप। कृषि बजट जो था वो 35.6% की वृद्धि की गई कृषि बजट में अब तक की, और 16.38 करोड़ किसानों को इस सॉइल हेल्थ कार्ड दिया गया। 29.4% कृषि माइक्रो इरिगेशन में यानी सिंचाई क्षेत्र में 49.4% ज्यादा बढ़ोतरी की गई। 1248 गुना कृषि यंत्रों का बजट दिया गया, समझिए आप 4.48 गुना इतना दिया गया इन्होंने। कृषि ऋण जो है 57% अधिक हुआ। और कृषि को लेकर के ऋण देने का जो काम था राजू जी, मैं फिर बता दूं आपको कि अभी इनाम मार्केट पोर्टल 2015 में 14 अप्रैल को मोदी जी ने लॉन्च किया था, जिसमें लगभग 10,000 एफपीओ जुड़े हुए हैं। 1 लाख करोड़ रुपए का उसमें टर्नओवर हो चुका है। अभी कोरोना काल में उन्होंने एक किसान एक्सप्रेस चलाई है, जिसमें जो हमारे डेयरी को अभी इन्होंने कृषि में नहीं रखा था, अभी इन्होंने डेयरी को कृषि में डाल दिया, मछली को कृषि में डाल दिया, मधुपालन को कृषि का दर्जा दे दिया, जिसके ग्रीन कार्ड बनेंगे, वो लोग भी कमाएंगे। अभी डेयरी उत्पाद, मछली का उत्पाद और हरी सब्जियों के जो काम हो रहे हैं, वो नागपुर से एक ट्रेन वेस्ट बंगाल के लिए चली थी कोरोना काल में, वो बड़ी सफल हुई और बड़ी सक्सेस हुई, जिसमें दूध हमारे वहां चले गए। जैसे दूध बहुत से हमारे आज भी खराब होते हैं, हम दूध बहुत पैदा करते हैं, उत्तर देश हमारा बहुत आगे है दूध पैदा करने में। तो अमूल मान लीजिए, अमूल कहता था हमारी ट्रेनें नहीं हमारे पास, हम अच्छे से पहुंचा नहीं पाते, हमारे भी उत्पाद खराब होते हैं, तो उसमें किसान एक्सप्रेस चलाई गई। ये किसान एक्सप्रेस बहुत, ऑपरेशन ग्रीन चलाया गया। ऑपरेशन ग्रीन में भी आप देखते होंगे कि उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे जिलों में कीवी बिक रहा है, आपने देखा होगा। जो कीवी अभी सहारा मॉल में जाइए, कहीं जाइए, 30 रुपए का बिकता था, आज वो 8 और 10 रुपए का बिक रहा है। ऐसे जितने भी स्विट्जरलैंड या यूरोपियन कंट्रीज में जो फल होते थे, एक्स्ट्राबेरी होते थे, कीवी होते थे और ड्रैगन होते थे, ये फल जो थे ये अभी तक यूरोपियन कंट्रीज में बहुत होते थे, अब वो पूर्व नॉर्थ ईस्ट में होते हैं। नॉर्थ ईस्ट में यहां तक आने के लिए सरकार उनको सब्सिडी देती है, समझिए आप। ऑपरेशन ग्रीन के अंतर्गत ये मोदी सरकार ने देना शुरू किया, तो जो 30 रुपए का कीवी बिक रहा था वो आज 8 रुपए का बिक रहा है, छोटे छोटे शहरों में बिक रहा है। तो आप ये मानिए कि उन किसानों का कोई नुकसान नहीं हुआ, उनका भाड़ा पूरा फ्री कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और ऑपरेशन ग्रीन चला दिया। और जो ई नाम है, अभी आपने देखा होगा रविशंकर जी जो हमारे सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री है और कानून मंत्री भी है, उनके सामने किसान ने कहा मैं अपने पूरे गोभी का खेत जो है मैं उसको पूरा जोतने जा रहा हूं, क्योंकि बिक नहीं रहा है। आपने देखा होगा अनन फनन में उसको ट्वीट हुआ, किसी मीडिया चैनल ने दिखाया और रविशंकर जी ने संपर्क किया और सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर जो गली गली में आजकल खुले हुए हैं, कॉमन सर्विस सेंटर के थ्रू इनाम पोर्टल पे उसको रजिस्टर्ड किया गया और जो वो 1 रुपए 2 रुपए में बेचने को तैयार था उसको 10 रुपए किलो के हिसाब से बिकवा दिया, उसके खेतों में जाके उठा लिया। वो दिल्ली का किसान है, बाहर का भी नहीं है। अब बात ये आती है कि इतनी सुविधा होने के बाद लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी किसानों के पास सही सूचना का रूपांतरण ना होना। दूसरा, किसानों को जो ये राजनीतिक दल बरगला रहे हैं, उनमें मैं कुछ दलों के लिए बोलना चाहूंगा। दिल्ली के, मतलब आप सोचिए, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, छत्तीसगढ़ के अपने भूपेंद्र सिंह, अमरिंदर सिंह, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और ऐसी एक लंबी फेहरिस्त है। जो केरल के जो जब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम उसको कोर्ट में जाकर उन्होंने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, कभी कभी हंसी आती है राजीव जी कि ये सब संविधान के विशेषज्ञ हैं, एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। यही केजरीवाल साहब अपने मैनिफेस्टो में कहते हैं एपीएमसी एक्ट हम खत्म करेंगे, मंडियां खत्म करेंगे, मतलब मंडियों से बाहर बेचने की सुविधा देंगे। आपको बताऊं, ये अप्रैल मई के समय में ये अध्यादेश जारी हुआ तीनों विधेयक को लेकर के, और उस समय ना तो अकाली दल
ने इसका विरोध किया, ना आपने क्या नाम है आम आदमी पार्टी ने विरोध किया। और सदन में जब चर्चा हुई तो मैं बताना चाहूंगा 14 घंटे चर्चा लोकसभा में हुई, 14 घंटे चर्चा विधानसभा में हुई, राज्यसभा में हुई। और इनमें से मैं टी.आर. बालू का नाम देना चाहूंगा, आपके कैप्टन अमरिंदर संजय सिंह का नाम देना चाहूंगा, आपके अधीर रंजन चौधरी का नाम देना चाहूंगा, क्या नाम है जेडीयू से नेता थे शरद पवार, यानी कि जो शिवसेना और राष्ट्रीय क्रांति पार्टी शरद पवार की, इन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इन दोनों ने तो वॉकआउट कर दिया पास करने के लिए विधेयक लोग राज्यसभा में। तो ये कब तब क्यों नहीं विरोध किया? आपने करना चाहिए था। आपको बता दूं इस विधेयक के विरोध में एक भी संशोधन प्रस्ताव कोई भी विपक्षी नहीं दे पाया। संजय सिंह ये कहते रहे ये तो खराब है, ये बिल बेकार है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से अडानी अंबानी आ जाएंगे। जब सरकार ने कहा भाई कोई संशोधन प्रस्ताव दो ना, हम बदल देंगे, नहीं दे पाए। अधीर रंजन चौधरी ने कहा साहब मंडियां बड़ी दिक्कत कर रही है, मंडियों में दिक्कत है। लवरेंद्र सिंह बबली एक थे वहां पर, उनसे बात की गई, सॉरी एक रविंदर करके थे, उनसे बात हुई कि वो पंजाब के कांग्रेस के नेता थे, वो भी कुछ नहीं दे पाए। वो सिर्फ इतना कह पाए कि 480 वर्ग किलोमीटर पर पहले एक मंडी थी, अब जो मंडी है वो क्या नाम है मंडियां बढ़नी चाहिए। यानी उन्हें ये पता ही नहीं था कि सरकार ऑलरेडी मंडी बढ़ा चुकी है। तो उनके पास विरोध करने का कोई भी वैलिड पॉइंट नहीं था और वो सदन के अंदर नहीं दे पाए, और ना ही वो लोकसभा में उनका कोई विपक्ष के लोग दे पाए और ना राज्यसभा में दे पाए। वही हाल आज किसान संगठनों का भी है। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि ये अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी के संजय सिंह ने उस समय बड़ा बवाल मचाया था और फाड़ करके फेंका था विधेयक की प्रतियां हरवंश सिंह जी के ऊपर, और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने उनको घसीटने का प्रयास किया था नीचे। तो आप समझ सकते हैं कि उसके बाद यही अरविंद केजरीवाल साहब ने 27 नवंबर को इन तीनों विधेयक पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया दिल्ली के अंदर, और आज फिर पलटी मार गए और फिर से उसको फाड़ के फेंकने लगे। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 254 ये कहता है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के खिलाफ कोई विधेयक नहीं ला सकती है। तीसरा वो कहता है अनुच्छेद 256 सीधे क्लियर कट कहता है कि अगर केंद्र सरकार कोई कानून बनाती है और उस कानून पर अगर राज्य सरकार सहमत नहीं है, और राज्य सरकार अगर कोई राज्य की विधानसभा में कोई प्रस्ताव पारित करती है, अगर वो केंद्र सरकार के रंचमात्र भी नियमों के विरुद्ध हुआ तो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो भाई ये साहब ये लोग अपने अपने विधेयक क्यों नहीं लेकर के आते हैं? और अगर ये विधेयक नहीं ला सकते हैं तो फिर झूठा आरोप क्यों लगाते हैं कि हम लागू नहीं होने देंगे? बिल्कुल सही बात है, लागू नहीं होने देंगे। समवर्ती सूची के अंतर्गत ये सीधा प्रावधान है कि केंद्र सरकार कानून बनाने का अधिकार रखती है, लागू करने का काम राज्य सरकारें करेंगी। तो भाई लागू मत होने दीजिए। आप किसानों से कहिए भैया अपने अपने घर पे आइए, हम लागू नहीं होने देंगे, ये तो विश्वास दिलाइए। आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आज की डेट में जिस प्रकार गुमराह करने का काम कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, और हाँ मैं पूछता हूँ समाजवादी पार्टी उस समय कहाँ थी भाई? लोकसभा में इन्होंने भी कोई संशोधन प्रस्ताव नहीं दिया, बहुजन समाज पार्टी ने भी नहीं दिया, टी.आर. बालू जो कि एडीआईएमके के थे उन्होंने भी नहीं दिया, डीएमके के लोगों ने नहीं दिया, ममता बनर्जी की पार्टी के लोगों ने नहीं दिया। तो ये क्या बाहर आके बोलने के लिए अंदर हरी झंडी बाहर लाल झंडी, कम्युनिस्टों की तरह? मतलब अंदर तो आप दोगे हरी झंडी, भाई पास कर लो, बाहर आके लाल झंडी दिखाओगे नहीं हमने पास नहीं होने देंगे। तो ये जो इस प्रकार का माहौल ये बना रहे हैं, ये बहुत ही गंदा माहौल है। और मुझे लगता है राजू जी, अगर मुझे लगता है मुझसे कोई काफी कुछ जानकारी आपने दे दिया है, और फिर कोई सवाल आता है अगर तो फिर से जो है जी बताइए, कुछ आप कंक्लूड करेंगे? नहीं, मैं ये सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मुझे लगता है कि सरकार को सीधे कह देना चाहिए कि राज्य विधानसभाएं अपने अपने सत्रों को आहूत करें और इस पर चर्चा करें, और जो कमियां हो उस कमियों को वो अपने हिसाब से उसमें कन्वर्ट करें और हम यहाँ उसको पास कर देंगे। पहला विकल्प इस गतिरोध को रोकने का। दूसरा ये कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, एमएसपी हम लिखित देंगे, लेकिन एमएसपी पर अब शेयरिंग होगी। मतलब हम लिखित एमएसपी देंगे, एमएसपी पे शेयरिंग होगी, 20% राज्य सरकार देगी और 80% केंद्र सरकार देगी। अब ये नहीं चलेगा पूरा राज्य केंद्र सरकार देगी। मैं मानता हूं जैसे ही सरकार ऐसी एडवाइजरी जारी करती है सब के सब ठीक हो जाएंगे, सारे आंदोलन समाप्त हो जाएंगे। समझिए आप। तो मैं अगर मैं होता इनकी जगह तो मैं एडवाइजरी देता ये। चलिए, आपने काफी कुछ जानकारी दे दिया है, और मुझे लगता है कि जिन लोगों ने आपको सुना होगा या अगर उनके सवाल होते तो फिर वो सामने आते। मुझे लग रहा है कि सवाल जितने थे वो मैंने पूछ लिया है आपसे, फिर अगर कोई जिज्ञासा होती है जी। मैं यहाँ सिर्फ एक चीज और कहना चाहूंगा राजू जी, कि किसानों को मूल विषय से हमेशा भटकाया गया। मूल विषय ये कहना चाहूंगा, 4 आयामों पर किसानों को ध्यान देना चाहिए। पहला काम था किसानों को नॉलेज। आज किसान अपने खेतों की जो खेती करता है उसे पता ही नहीं है कि मैं यूरिया कितनी डालूं, सल्फर कितना डालूं, कीटनाशक कितना डालूं। इसका परिणाम ये होता है कि अच्छे उत्पादन नहीं होते। दूसरा मैं कहना चाहूंगा किसान को अपग्रेड करना होगा आज की डेट में, अगर उनको आगे बढ़ाना है तो। और उसमें पीपीपी मॉडल को आपको लेना, उसमें इंटरनेट थिंकिंग रखना होगा, नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना होगा, और एक हाइड्रोपोनिक्स
जैसे बॉटनी के जो विद्यार्थी होंगे वो समझ गए होंगे कि हाइड्रोपोनिक्स होता क्या। हाइड्रोपोनिक्स में सिर्फ इतना बताना चाहूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग विषय था, इसलिए मन हुआ बता दूं, अदरवाइज कोई बात नहीं थी। ये हाइड्रोपोनिक्स होता क्या है कि इसमें केमिकल के थ्रू, जहां पानी बहुत होता है, जहां पर मिट्टी नहीं होती, बाढ़ क्षेत्र होता है, पानी बहुत होता है, वहां पर मान लीजिए 1 एकड़ में जो मिट्टी में खेती करते हैं, 1 एकड़ में लगभग 4,000 वर्ग मीटर हम मान लेते हैं, तो उसमें हम 12,000 किलो टमाटर पैदा कर सकते हैं, एक अनुमान है ऐसा। अगर हम हाइड्रोपोनिक्स खेती करते हैं तो 60 वर्ग मीटर में हम 12,000 किलोग्राम टमाटर पैदा कर लेंगे, 60 वर्ग किलोमीटर। यानी कि छोटा सा तालाब अगर हमारे घर में है तो हम उसमें कुछ केमिकल डालेंगे और उसमें हम टमाटर की खेती करेंगे। तो अगर इन सब खेती के प्रति भी करें तो चूंकि भारत की जो भौगोलिक स्थिति है बड़ी अजीबो गरीब है, कहीं पर पानी ही पानी है। जैसे आप बिहार में चले जाइए तो खूब ताल मखाना होता है, वहां हर 10 कदम पे आपको तालाब दिखाई पड़ेगा, खूब बाढ़ होगी। तो वहां हाइड्रोपोनिक्स खेती हम कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी काम कर सकते हैं, मौसम नियंत्रित खेती कर सकते हैं, मौसम के अनुसार खेती कर सकते, नियंत्रित करते हुए खेती कर सकते हैं। तो ऐसे मुझे लगता है कि इन सब चीजों को लेके ही मोदी सरकार आगे बढ़ी है। और इस रिफॉर्म बिल के बाद जो प्राइवेट कंपनियां आएंगी मोदी जी, राजू जी, तो करेंगे क्या कि जो प्राइवेट कंपनियां आएंगी तो वो इन्हीं सब टेक्नोलॉजी पे काम करेंगी, हमारा किसान अपग्रेड नहीं, होगा, ठीक है। हमारा किसान बहुत आगे जाएगा। आपने आपने तो बताया, जितनी चीजें बताया है, वाकई में इन चीजों पे अगर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो वाकई जो है किसानों की आय जो है दुगनी हो जाएगी। लेकिन सवाल तो यही होता है ना कि सबसे बड़ा किसानों को जो डर है, या वो तो सीधे जो है अडानी अंबानी और इन्हीं लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। उनका ये नहीं वो रहता, ध्यान जाता है कि आखिर में वो जो काम कर रहे हैं उसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं, उस पर क्या बात की जाए। तो आखिर उनके फायदे कैसे होंगे, कौन उनको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उनके साथ में करेगा, क्योंकि जब तक माहौल नहीं होगा किसी भी बिजनेसमैन के पास में तो वो क्यों जाएगा उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने के लिए। और किसान जिस स्थिति में 60 साल पहले पड़े हुए थे वो फिर से पड़े रहेंगे। जैसा कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बताया कि नंबर 1 पर जो पंजाब हुआ करता था वो नंबर 10 पे पहुंच गया है। अगर यही स्थितियां रही, किसान अभी भी नहीं समझे, अगर उनको कुछ दिक्कतें हैं तो उनको सरकार से बात करनी चाहिए, समझना चाहिए, और सरकार को भी कुछ तंत्र ऐसे विकसित करने चाहिए जो अपनी बातों को पूरी तरीके से उनके तक पहुंचा सके। आपकी खबर के दर्शकों को बस केवल उनको एक दिक्कत हुई होगी, शिव कुमार द्विवेदी जी के साथ में कुछ टेक्निकल इशू था, वो आपको दिख नहीं रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि आपने उनकी सारी बातें सुनी होंगी, और अगर आपके फिर से कोई सवाल होते हैं तो हम फिर से आएंगे आपकी शंकाओं का समाधान करने के लिए। और आपके भी जो कुछ सुझाव है ये पब्लिक डोमेन में जाना चाहिए, सरकार तक जाना चाहिए, क्योंकि गतिरोध जो बना हुआ है किसानों और सरकार के बीच में यह उचित नहीं है। शिव कुमार द्विवेदी जी, आपका आपकी खबर के साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राजू जी, धन्यवाद।